जो हमारी पुरातन गाथाएं हैं, जो हमारा सनातन धर्म रहा है, ये राजाओं को ईश्वर का रूप मानता रहा। राजा या राज परिवार उनकी जो जवाबदेही रहती है कि परंपराओं का निर्वहन वो करें। मनन स्कूल चल रहा है, वहाँ गद्दी स्थापित थी, वहाँ जाते थे, बैठते थे। वहाँ से जाते थे बिलासपुर रोड में, दक्षिण की दिशा में, शहर की गली से होते हुए हाथियों का जुलूस जाता था। तो उनकी भी पूजा होती है। उस पूजन के बाद में नगाड़ा पूजा होती है, जिसे हम एससी समाज कहते हैं। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार माना जाता है और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। सरगुजा में भी वर्षों से ये परंपरा कायम है और इसको लेकर राज परिवार किस तरह से दशहरे का आयोजन करता था, पुराने समय में दशहरे को लेकर लोगों में किस तरह की उत्सुकता रहती थी और किस तरह आयोजन होता था, ये सारी जानकारी हम आज के सरगुजा राज परिवार के सदस्य और सरगुजा महाराज से जानेंगे, जो ये बताते हैं कि पूर्व के समय में जो राजा है उसे ईश्वर का स्वरूप माना जाता था। ऐसे में दशहरे के दिन राजा के दर्शन को शुभ माना जाता था। यही कारण है कि लोग अपने लिए राजा के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आते थे और दशहरा की परंपरा निभाई जाती थी। तो चलिए चलते हैं सरगुजा राज परिवार के सदस्य और सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव के पास और जानते हैं किस तरह रही है सरगुजा राज परिवार और सरगुजा सियासत के समय की दशहरे की परंपरा। हम सब जानते हैं दशहरा त्योहार सीधे रामायण की गाथा से जुड़ा हुआ है। रामचंद्र जी ने जिस दिन वध किया रावण का, उस दिन दशहरा का त्योहार मनाया जाने लगा और समय के साथ इसका दार्शनिक पहलू बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में ये समाज में घर कर गई और इसको एक प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले त्योहार के रूप में भारत देश में और अब अन्य देशों में भी स्थान मिला है। सरगुजा के संदर्भ में जो हमारी पुरातन गाथाएं हैं, जो हमारा सनातन धर्म रहा है, ये राजाओं को ईश्वर का रूप मानता रहा। उनमें जो व्यवस्थाएं हैं, आज भी लोग कहते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें एक हिस्सा ये भी है, समय के हिसाब से धर्म में भी वैसे परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन भी आते हैं। आज सबकी मान्यता वैसी जरूरी नहीं है कि वैसी हो। तो उस दिन को राजा के दर्शन को शुभ मानते हैं। भारतीय परंपराओं में सनातन धर्म कह लें, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक ये प्रचलन है कि दशहरे के दिन राजा का दर्शन करना शुभ है। तो लोग आते थे और बतौर राजा या राज परिवार उनकी जो जवाबदेही रहती है कि परंपराओं का निर्वहन वो करें। तो सरगुजा में हर राजा के राज्य क्षेत्र में, उनके राज्य में अलग अलग परंपराएं हैं दशहरा की। आप बस्तर का देखेंगे तो एकदम अलग है, वो 75 दिन मनाते हैं दशहरा। यहाँ अलग है, अन्य जगह अलग होगा। मैसूर में अलग होता था, हाथियों में झलकी निकलती थी। यहाँ भी महाराज उस समय हाथी से निकलते थे और बताते हैं कि यहाँ से निकल के जाते थे, जिसे हम अभी इमलीपारा में स्वामी आत्मानंद स्कूल चल रहा है, वहाँ गद्दी स्थापित थी, वहाँ जाते थे, बैठते थे। वहाँ से जाते थे बिलासपुर रोड में, दक्षिण की दिशा में, शहर की गली से होते हुए हाथियों का जुलूस जाता था और नीलकंठ जिसे शुभ माना जाता है उसको छोड़ते थे, वहाँ से आते थे, फिर यहाँ बैठते थे। परंपराओं के अनुसार राज्य के कुछ चिन्हांकित जनजातियाँ, उनको भी बुलाया जाता था, उनको भोजन कराया जाता था और साफा प्रदान किया जाता था। ये अति पिछड़ी जनजातियों में, जिनको हम कोरवा समाज का भी कहते हैं, तो वो भी बुलाए जाते थे। अन्य समाज के भी लोग आते थे। पूजाएं होती थी। फाटक पूजा जिसको कहते हैं, सिंह दरवाजा जो पैलेस का बड़ा द्वार है, इसमें आदिवासी समाज के रीति रिवाजों के अनुरूप आज तक वो पूजा होती है। वहाँ बलि दी जाती है, मुर्गों की है बलि, 5 किस्म के मुर्गे, ये गाथाएं चली आ रही हैं। अलग अलग रंग के होने चाहिए, उनकी बलि होती है। और घेटा कहते हैं सुअर के बच्चे को, उसकी बलि होती है। बकरा
इसकी बलि होती है। और वहाँ एक स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष उनको जो पुराना दफनाया रहता है, गाड़ा रहता है, उनको जो पुजारी हैं वो निकालते हैं, बैगा पुजारी, और नए को वहाँ समाविष्ट करके देखिए रक्षा का प्रतीक वो पूजा से, पैलेस की रक्षा सुरक्षा आदिवासी रीति रिवाज से ये होती है। उसके बाद शस्त्र पूजा। आप राजा हैं, राजा के जवाबदेहियों में क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा है, लोगों की रक्षा सुरक्षा है ताकि वो अच्छे से रह सकें। तो शस्त्र की पूजा आपने पैलेस के सामने देखा होगा, पहले दो अभी भी हैं, दो बड़े तोप लगे हुए हैं। पहले ये चलते भी थे सांकेतिक रूप से, तो रक्षा के प्रतीक हैं। छोटे भी तोप थे, फिर बंदूकें हैं, तलवारें हैं, इनका पूजा आज भी राजा करते हैं। और जो पूजा होती है उसमें अश्व और हाथी और घोड़े की अभी भी प्रतीकात्मक पूजा होती है। ये भी किससे जुड़े हुए हैं? सेना से, अर्थात सुरक्षा से। तो उनकी भी पूजा होती है। उस पूजन के बाद में नगाड़ा पूजा होती है, जिसे हम एससी समाज कहते हैं, घसिया समाज के हमारे यहाँ कहते हैं। उनको जवाबदारी रहती है कि नगाड़ा, जो ढोल हम देखते हैं, परंपरागत नगाड़ा कहते हैं सरगुजा में, उसका पूजन होता है। और वो ले जाके साल भर हिफाजत करते हैं उसकी, फिर दशहरा के समय लाते हैं और दशहरा के दिन शस्त्र पूजन के बाद उसका पूजन होता है। उसके बाद में आशा, सोटा और निशान का, ये मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के प्रतीक के रूप में, तो राजा उसका भी आशा, सोटा और निशान का जो भी परंपरागत तरीके से होता है उसको करते थे। और उसके बाद में फिर पैलेस में जाते थे और बैठते थे, और जो लोग मिलने आना चाहते थे, जो मैंने बताया कि एक ये मान्यता रही है, अभी भी कुछ हद तक है, कि राजा के दर्शन शुभ होते हैं। तो जो लोग आते हैं मिलने के लिए उनसे मुलाकात करते हैं। कुछ लोग आते हैं देख के जाते हैं, जानवर इत्यादि लगे हैं, कई लोग आते हैं राजा से मिलने के लिए आते हैं। भेंट का भी प्रचलन एक रहा है प्रतीकात्मक। आप 1 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, जो भी आप दीजिए आज के हिसाब से अपने उसके। और पहले की जो एक व्यवस्था रहती थी कि गौटिया जो गांव के रहते थे उनके साथ ये रहता था कि एक तरह से ये संबंधों का और दायित्वों का और जवाबदेही का नवीनीकरण हो रहा है। तो गौटिया हर साल आते थे, राजा को कुछ प्रतीकात्मक भेंट करते थे और राजा उनकी गौटियाई को स्वीकार करते थे कि जाइए पब्लिक का देखभाल आपको करना है। तो गांव का जो गौटिया होते थे उनका भी समावेश दशहरा के त्योहार के रूप में सरगुजा में प्रचलन में था। कि सारी चीजें आप देखें तो आखिर किस चीज से जुड़ी है? लोगों की देखभाल। राजा को आपने अगर वो जवाबदारी दी है तो राजा अपने तरफ से इन कर्तव्यों के निर्वहन में ये प्रतीकात्मक इस त्योहार के माध्यम से जो प्रचलन में रीति रिवाज थे उनका निर्वहन लगातार करते हुए और अपनी जवाबदेही को स्वीकार करता था और अपने आप को प्रतिबद्ध करता था अपने राज्य के नागरिकों के लिए कि आपने मुझे राजा माना है, मैं आपके लिए, आपकी रक्षा सुरक्षा और आपके बेहतरी के लिए मैं जवाबदेही निभाऊंगा। दूसरे स्थानों पे लखनपुर की बात करें या दूसरे राज परिवार में दशहरे मनाने की परंपरा दूसरे दिन है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राज परिवार एक होता है, राजा दो नहीं हो सकता। आज के रूप में देखिए तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री एक होगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एक ही होगा, तो राजा एक ही होता है। अन्य लोग व्यवस्था के रहते हैं। अब प्रधानमंत्री बात करिए तो और लोग भी रहेंगे, मुख्यमंत्री की बात करिए तो और लोग भी रहेंगे, राजा की बात करिए तो और लोग भी रहेंगे। तो और सामंत भी थे, जमींदार भी थे, जागीरदार भी थे। यहाँ की व्यवस्था में जैसे गौटिया मैंने आपको बताया, तो गौटिया से चालू करिए, ये गांव के पीछे हो गए, कुछ गांवों के भी गौटिया होते थे। राजा के परिवार के रिश्तेदार, 4 भाई हुए राजा के, जो महाराज हैं उनके 4 पुत्र हुए। राजा बड़ा लड़का बनेगा, यहाँ जो रिवाज था बड़ा लड़का उनके बाद महाराज की गद्दी पे आएगा। बाकी जो 3 हुए महाराज कुमार हो गए महाराज के रहते हुए, और अब इनके लिए राजा का गद्दी तो नहीं है। तो अब आपका दायित्व क्या है? तो
पुरानी जो व्यवस्था थी, अलग अलग राज्य में गांव उनको जवाबदेही के रूप में दिए गए थे और कुछ को टाइटल भी दिया गया था, जमींदार, खोरपोशदार, ये उस समय के प्रचलन थे। तो एक क्षेत्र, जैसे आपने लखनपुर का जिक्र किया, तो लखनपुर का एक निर्धारित क्षेत्र था। तो राजा के छोटे भाई थे उस समय, जो महाराज थे सरगुजा के, उनके छोटे भाई को वहां जगह दी गई कि ये आप यहाँ का प्रशासन करेंगे, देखरेख करेंगे और राजा को ये आपका जिम्मेदारी रहेगा, बाकी काम तो राजा देखेंगे, राजा के अधीन आप व्यवस्था बना के रखेंगे और इतना अगर आप रेवेन्यू वहां से राजस्व एकत्रित कर रहे हैं, इतना राजा को देंगे। तो ऐसे ही आप जानते हैं धौरपुर का परिवार है, ऐसे ही आप जानते हैं कि शंकरगढ़ में परिवार है, बलरामपुर में परिवार है। यूएस काका साहब थे, उनके सबसे बड़े भाई जो थे, बल्कि उनके दाऊ, उनके फादर, मेरे ग्रैंड अंकल हो गए चंडीकेश्वर शरण सिंह देव जी, उनको श्रीनगर का इलाका दिया गया था। भैया थान का है, वहां भैया बहादुर के नाम से उनको एक इलाका दिया गया था। तो राजा अपने जगह रहता था, राजा तो एक ही रहेंगे, प्रधानमंत्री एक ही रहेंगे, मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे, लेकिन बाकी लोग जो राज परिवार के रिश्तेदार मानिए या आगे के सदस्य मानिए, सदस्य राज परिवार के उस नाते नहीं, राज परिवार तो राजा का और उसके लड़के फिर होंगे, पर ये निकटतम जो रिश्तेदार होते थे, जिनको गोत्री भी आप कह सकते हैं, हम लोग अगर रक्सेल वंशज हैं तो ये रक्सेल वंशज हैं। भैया थान वाले रक्सेल वंशज नहीं हैं। लुंड्रा में जो जमींदार थे वो गोंड समाज के थे, रमकोला में जमींदार थे वो गोंड समाज के थे, यहाँ आपके दरिमा के आगे बरगवा में वहां के जो जमींदार थे वो कंवर समाज के थे। गौटिया से ऊपर ये जमींदार के रूप में इनकी मान्यता होती थी, जवाबदेहियां होती थी और राजा के अधीन ये काम करते थे। तो कई ऐसे थे और कुछ राजा के परिवार के भाई, छोटे भाई, उन लोगों को इलाके दिए जाते थे कि आप यहां देखना, आप यहां देखना, यहां देखना। और उस समय की व्यवस्थाएं ये भी रहती थी कि परिवार, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो लंबा भी होता जाता था। तो ये रिन्यूअल का भी रहता था कि वो गांव अब इतना हो गया तो इतने साल के बाद वो गांव वापस फिर सीधे राजा के नियंत्रण में आ जाते थे, फिर वो आगे बढ़ा के दे सकते थे। तो जमींदारी, जागीरदारी इनकी मान्यता थी। जब देश आजाद हुआ तो जमींदारी जागीरदारी अबॉलिशन एक्ट भी एक आया कि उनके भी जो मान्य अधिकार थे वो फिर भारत सरकार ने समाप्त किए। जैसे राजाओं के प्रिवी पर्सेस वगैरह 1971 में इंदिरा जी ने समाप्त किए। दोनों अलग श्रेणी के हैं। राजाओं के जो अधिकार थे वो भारत से संधि के समय अंतर्राष्ट्रीय कानून में दो देशों के बीच में जो संधि होती है उसकी संज्ञा थी। उसका जो दर्जा था वो इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेन स्टेट्स के बीच में, हर रूप में स्वतंत्र देश के बीच में संधि थी। यहां सरदार पटेल जी ने जो 500 से ज्यादा राजाओं का विलीनीकरण देश में किया, तो बहुत बड़ा काम था। अंतर्राष्ट्रीय कानून में वो पृथक देश था हमारा भारत। हमारी कल्पना आज के युग में और बच्चों की कल्पना तो भारत तो एक ही है, नहीं था। अंग्रेजों ने भी जब कब्जा किया है या मुगलों ने भी जब कब्जा किया है या और लोगों ने भी जो आए गए, जो भी चक्रवर्ती रहे, तो राजा हमारे परंपरा के और देश के राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग, पृथक स्वतंत्र अंग बने रहे थे। और इनकी मान्यता सनातन धर्म में ईश्वर के स्वरूप के रूप में भी मान्यता प्राप्त थी। तो एक ही अलग हमारे भारत देश की सामंती व्यवस्था थी। वो समय के साथ में अंततः बदलते बदलते राजाओं का अस्तित्व बना रहा। राज्य छोटे बड़े होते रहे होंगे, लेकिन ये समाप्त हुई ये व्यवस्था जब भारत आजाद हुआ और हमने संविधान को अपनाया। और उस संविधान के तहत हमने ये कहा कि अब राजाओं को हम ये करेंगे। उनके राज तो हमने आजादी के समय इसमें समाहित कर लिए, संधि करके, बाकायदे एग्रीमेंट है हर राजा के साथ। डोमिनियन ऑफ इंडिया उस समय कहलाती थी, क्योंकि सरकार तो बनी नहीं थी, चुनाव तो हुआ नहीं था। अंग्रेजों ने कहा था कि हमने ये आपको सौंप दिया, तो किसको सौंपा? कोई चुने हुए प्रधानमंत्री तो थे नहीं, संविधान भी नहीं था,
तो किसको सौंपा? तो डोमिनियन ऑफ इंडिया उसका नाम था, और उस समय के लिए प्रधानमंत्री के नाम से मनोनीत थे, राष्ट्रपति के नाम से मनोनीत थे। फिर संविधान आया, फिर संवैधानिक व्यवस्था आई, फिर 52 में चुनाव आए, और आज 2024 हो गया। तो ये दशहरा की परंपराएं भी बहुत समय से चली आ रही हैं, और दशहरा के पूर्व की भी, नवरात्र के समय की अलग परंपराएं हैं। राजा, उनको भी राजा कहिए, महाराजा कहिए, उनको भी निभाते हैं। अलग अलग दिन पूजन होते हैं, उन पूजन में भाग लेते हैं। संधि पूजन अलग होता है, महामाया जी में वो महाराज ही करते हैं परंपरा अनुसार। महामाया जी में संधि पूजन होता है, फिर महामाया जी का पाठ बंद होता है, फिर दशहरा फिर खुलता है। थैंक यू। तो सुना आपने सरगुजा राज परिवार के सदस्य और सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव की जुबानी कि किस तरह से सरगुजा में रियासत कालीन समय में दशहरे का आयोजन होता था। आज भी उनकी यादें सरगुजा राज परिवार के सदस्य टी.एस. सिंहदेव की जो यादों में हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही दशहरा के स्वरूप में बदलाव हुआ हो, लेकिन आज भी जो ये पर्व है वो ये बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है। ऐसे में दशहरा को लेकर जो तमाम जो यहाँ पर कवायदे की जाती हैं, आज भी सरगुजा राज परिवार के सदस्य, सरगुजा राज परिवार के सदस्य के रूप में और सरगुजा महाराजा के रूप में टी.एस. सिंहदेव यहाँ पर बैठते हैं, कचहरी लगती है और लोग उनके दर्शन को आते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।